सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज। हम लोग स्टार्टअप के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या हैं वो सीख रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हेजहॉग एक पोर्कूपाइन की तरह जानवर होता है और उसका कंपैरिजन किया गया है बाकी लोमड़ी से। लोमड़ी चालाक होती है, अलग अलग तरीके से टैक्टिक से उसके ऊपर अटैक करती है और हेजहॉग केवल एक चीज़ जानता है, जब भी कोई अटैक करे अपने कांटे खोल दो बस। ऐसे ये बेसिकली कंपैरिजन है कंपनीज़ के बीच में। बहुत सी कंपनीज़ हैं अलग अलग स्ट्रैटेजी से ग्रो करना चाहती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ होती हैं जो हेजहॉग की तरह होती हैं, बस एक चीज़ समझ जाती हैं और उसी पर आगे चलती हैं। 3 सर्कल होते हैं हेजहॉग में। हर इंसान को, हर कंपनी को, जो भी बंदा स्टार्टअप करना चाहता है, अगर उसको हेजहॉग कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ऐसे समझ लीजिए जैसे वो जंगल में से रास्ता खोज रहा है, और जिसको हेजहॉग कॉन्सेप्ट पता है वो हाईवे पर है, अब बस वो पहुंच ही जाएगा। ये 3 चीज़ों का सर्कल होता है हेजहॉग कॉन्सेप्ट में। बेसिकली हेजहॉग कॉन्सेप्ट ये है कि आपके लिए आपकी कंपनी का वो खास चीज़ क्या है जिससे आप प्रॉफिट कमाने वाले हैं। ये मैंने पढ़ा तो था काफ़ी दिन पहले हेजहॉग कॉन्सेप्ट, बुक मैंने पूरी पढ़ ली थी, 1-2 बार रिवाइज भी कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा चलो हेजहॉग कॉन्सेप्ट अच्छी चीज़ है, और फिर भी मैंने इसको बिजनेस में अप्लाई नहीं किया जब मैंने किया तो, क्योंकि मैंने कभी इसको अप्लाई होते हुए देखा नहीं। लेकिन जब मैंने पहली बार हेजहॉग कॉन्सेप्ट को एक्चुअल एप्लीकेशन में देखा, मेरी आंखें हट करके चकाचौंध हो गई। ऐसे होता है ये एप्लीकेशन। मैं सही में सरप्राइज हो गया। मैंने राजू के यहाँ देखा इसको एप्लीकेशन में। एक कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे जिसमें हम लोग जॉब करते थे। राजू सीईओ थे उस कंपनी के, अभी भी हैं, और उनके बगल में एक कमरा केबिन था, उसमें फाइनेंस का वाइस प्रेसिडेंट बैठता था, यहाँ पर एचआर का वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ पर मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट, आईटी डिपार्टमेंट बगल में, और राजू वहाँ पर। आपको पता है राजू की कंपनी क्या करती थी? जैसे चंदन डायग्नोस्टिक्स है, ऐसे ही वो डायग्नोस्टिक की चेन्स चलाती थी। लेकिन एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उनका कंपनी की शुरुआत हुई। वो खुद राजू डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड करते नहीं, डायग्नोस्टिक का कुछ काम करते नहीं, फिर भी बिजनेस में घुस गए। स्टार्टअप किया है, मेडॉल नाम की कंपनी है, MEDALL। उन्होंने क्या किया पता है? एक जीता जागता चलता हुआ डायग्नोस्टिक सेंटर चेन्नई का खरीदा। जैसे हमारा चंदन का सेंटर है, ऐसे ही एक सेंटर खरीद लिया। उसकी एक इवैल्यूएशन लगाई, कीमत लगाई। उसकी जो डॉक्टर जो उसकी मालकिन थी, वो 3 या 4 लोगों के साथ पार्टनरशिप में वो चला रही थी उसको। अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी। उनके पास बड़ी कार थी, मतलब बहुत अच्छी कार थी, 25-30 लाख रुपए की, और मुझे लगता है 10 या 15 गुना में उसको खरीदा होगा। अगर 2-3 करोड़ की कीमत होगी उनकी सेंटर की, तो उन्होंने 10-12 करोड़ में खरीदा होगा, ऐसे कुछ होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं क्या था डिटेल्स। बट जब राजू उसको खरीद करके लेकर आए कंपनी को, ऐसी ऐसी और भी कंपनीज खरीदी। लेकिन इसमें हेजहॉग कॉन्सेप्ट क्या है? एक दिन मैंने देखा एक प्रिंट आउट निकला था, मतलब बार बार उनके यहाँ से ऑफिस, उनके कमरे में से एक चपरासी बाहर जाता था फिर आता था। हर एक आधे घंटे में चपरासी जाता था और आता था। ये रूटीन था, मतलब बाकी काम के लिए तो चपरासी काम करता ही था, बट असिस्टेंट था उसका, और ये काम के लिए तो बार बार जाए, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के राजू के कमरे में जाए। तो एक बार मैंने चपरासी को बुलाया कि तो प्रिंट आउट निकाल के ले जाता, उसमें होता क्या है? नथिंग डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बोल रहा था, नथिंग डॉक्टर, ओनली नंबर ऑफ अल्ट्रासाउंड्स, नंबर ऑफ CT स्कैन्स, नंबर ऑफ MRI, मतलब कितनी हो रही है ये? मैंने कहा मतलब? बोलता है वी चेक आवरली। सेंटर वहाँ पे है कहीं दूर, उनका ऑफिस यहाँ है, सेंटर 10 किलोमीटर दूर है। एक सेंटर, ऐसे एक सेंटर बैंगलोर में है, ऐसे एक सेंटर पुणे में है, ऐसे ढेर सारे जगहों पर। लेकिन इन सब सेंटर्स में 1 घंटे के अंदर कितने अल्ट्रासाउंड हुए, कितनी MRI हुई, कितनी CT स्कैन हुआ, कितना ब्लड टेस्ट हुआ, इसका आवरली रिपोर्ट राजू को चाहिए था। हर घंटे का रिपोर्ट। ये पता है कैसा है? ये ठीक वैसा ही है जैसे हमारे एक कज़न ब्रदर हैं जो कमाते तो कुछ नहीं हैं, लेकिन जब मैच चालू होता है, क्रिकेट मैच, तो उनको हर 10 मिनट में ओवरली, हर ओवर का रिपोर्ट चाहिए होता है। या हम कोई भी क्रिकेट फैन जो होता है, उनको ओवर का रिपोर्ट चाहिए होता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? क्या पता चलता है जब हम लोगों को
इंडिया पाकिस्तान का ओवर्स के बारे में पता चलता है कि इतने ओवर में इतने रन बनाए गए, इतने ओवर में इतने विकेट्स गिरे। इससे क्या फ़ायदा होता है हम लोगों को? पता चलता है ना कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। राजू कहते हैं मुझे मालूम पड़ता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जीतेगा कि हारेगा। हमारी गाड़ी है, ये हमारी जो कंपनी है ये हमारी गाड़ी है, और इस कंपनी में, हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर है, किलोमीटर्स बताती है। इसमें पेट्रोल होता है, जो हम इन्वेस्टमेंट डालते हैं वो पेट्रोल है, और जो हम दूरी तय करते हैं वो डिस्टेंस हमारी इनकम है। हमको मालूम पड़ना चाहिए कि हम जितना पैसा डाल रहे हैं और जिस तरीके से, जिस रेट से रिटर्न आ रहा है वो कितना है। मैंने सोचा यार ऐसे तो मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं था बिजनेस के बारे में। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिनोमिनेटर। इकोनॉमिक डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जानते हैं? ऊपर कुछ नीचे कुछ भाग देते हैं ना, 1/2, 2/4। मतलब क्या? बटा मतलब कोई नीचे है, कोई नीचे वाली चीज़ आपकी टारगेट है, ऊपर वाला चीज़ आपको पाना है। आपका अगर हाफ है, 1/2 है, इसका मतलब आपको आधा मिला। 2/3 है, 2/3 ज़्यादा होता है कि 1/2? 1/2। भाई साहब कह रहे हैं 1/2। 1/2। अच्छा, 3 में से आपको 2 मिले वो ज़्यादा अच्छा है कि 2 में से 1 मिले वो ज़्यादा अच्छा है? इकोनॉमिक डिनोमिनेटर 3 चीज़ें होती हैं हेजहॉग कॉन्सेप्ट में। सबसे पहला था कि आप कौन से काम को बेस्ट कर सकते हैं दुनिया में, वॉट यू कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एक बड़ा कर्ज, इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम किसी सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं पढ़ाई करने में, मान लीजिए अनिल पढ़ाई करने में बहुत अच्छे हैं, मैथ्स में ठीक ठाक हैं, तो सब लोग यही बोलते हैं कि तुम इंजीनियर बनो या मैथमेटिशियन बनो। बचपन में मुझे फंसा दिया गया था इसी चक्कर में, मैं बायोलॉजी की ड्राइंग्स खूब करता रहता था, तो मेरे फैमिली वाले बोलते थे डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, डॉक्टर बनो, और यही फंस गया मैं। और आज मैं डॉक्टरी का काम कर रहा हूँ। बट जो भी बंदा लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहता है उसको ये देखना पड़ेगा व्हाट इज़ दैट वन थिंग इन विच यू कैन बी द बेस्ट एट। वो आपकी वो नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, आपकी कैलिबर नहीं है। अगर मैं ड्राइंग कर सकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेंटर बनूंगा। आपको वो एक चीज़ खोजनी होगी जो आप बेस्ट कर सकते हो, जिसमें आपको लगता है कि रोज़ सुबह उठ करके मैं जाके कुछ करना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ है, मान लीजिए मैं पेंटर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक डिनोमिनेटर। ये क्या चीज़ है जो मेरे काम में जब मैं करूँगा तो उस अपनी ग्रोथ को उससे मेजर करूँगा। मुझे फेसबुक करना अच्छा लगता है, मुझे कंप्यूटर पर बैठकर डिज़ाइनिंग करना अच्छा लगता है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। बहुत से लोग हैं, सिंगर्स लखीमपुर में भी हैं, लेकिन जब वो बिज़नेस करेंगे, जब वो काम करेंगे, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि उनका काम ग्रोथ पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। या जो भी आदमी दुनिया में बिजनेस करेगा वो कैसे डिसाइड करेगा कि उसका काम ग्रोथ पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है, और अगर ग्रोथ नहीं पकड़ रहा है तो उस काम को बंद करना है कि नहीं बंद करना है। अगर ये नहीं पता है तो हम लोग अपने पास जितना भी सेविंग्स है सब डाल देंगे और ख़त्म करके बैठेंगे। जीते जागते हम सब भुक्त भोगी हैं उसके। हम सबके घरों में कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 20 लाख रुपए ख़त्म कर दिया जा चुका है, और वो इसीलिए है क्योंकि इकोनॉमिक डिनोमिनेटर हमारे फैमिली बिजनेसेस में नहीं ध्यान दिया जाता। और जिन कंपनियों में भी इकोनॉमिक डिनोमिनेटर पर ध्यान नहीं दिया जाता, नहीं खोजा जाता और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता, वो कंपनीज खत्म हो जाती हैं। इकोनॉमिक डिनोमिनेटर मतलब आपकी कंपनी का पेट्रोल, डीजल मीटर, फ्यूल मीटर। इसको जो भी कंपनीज बेस्ट हैं दुनिया में, पता है इसको क्या बोलती हैं? की ड्राइवर। आपकी कंपनी का की ड्राइवर है। बेसिकली जैसे गाड़ियों में फ्यूल होता है, फ्यूल आपकी स्पीड तो नहीं डिसाइड करता, लेकिन फ्यूल ये पक्का बताता है कि कितनी दूर गाड़ी चलेगी आपकी। की ड्राइवर है ये। इसको अगर एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में समझना है एक वर्ड में, तो प्रॉफिट पर एक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको हर कंपनी को अपने आप खोजना पड़ता है। ये कोई रेडीमेड नहीं होता। अब मैं आपको 4-5 कंपनीज का बताऊंगा कि कैसे उन्होंने अपना एक प्रॉफिट पर एक्स खोजा और उसको नापते रहे, चेक करते रहे और आगे बहुत तेज़ ग्रोथ हुई उनकी। हम लोग वॉलग्रीन्स के बारे में समझ रहे थे। वॉलग्रीन्स एक कंपनी है जो फार्मेसी की चेन चलाती है, दवाइयों की दुकान की चेन।
जैसे चंदन की भी है, हमारी कंपनी की भी है, ढेर सारी चेन्स हैं। अब इसमें नॉर्मली कोई भी कंपनी जब दुकानें, ढेर सारी दुकानें होगी तो क्या चीज़ चेक करेंगे? एक तरह से मोटे मोटे में लगता है कि हर दुकान से हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है ये हम चेक करेंगे, प्रॉफिट पर शॉप। जैसे हमने एक दुकान खोलने के लिए लेट्स से 50 लाख रुपए लगाया, उसमें 10 लाख की दवाई, दुकान का रेंट, दुकान खरीदी हो, बिल्डिंग बनाया हो, इंटीरियर किया हो, उसमें एम्प्लॉयज़ रखा हो, ये सब काट कूट के हमको मालूम पड़ना चाहिए कि 50 लाख रुपए में रिटर्न कितना आ रहा है और हर महीने उसमें हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और कितना रिटर्न्स आ रहा है। इसको बोलते हैं प्रॉफिट पर स्टोर। ठीक, क्लियर? लेकिन वॉलग्रीन्स ने अपने इकोनॉमिक डिनोमिनेटर को, ये उनका इकोनॉमिक डिनोमिनेटर होना चाहिए था प्रॉफिट पर स्टोर, लेकिन कुछ और ही खोजा उसमें, और एक बड़ी ड्रामेटिक चीज़ की, जो अगर ये चीज़ नहीं किया होता तो ग्रोथ नहीं करते। उन्होंने पता है क्या खोजा? प्रॉफिट पर कस्टमर विजिट। कि एक बार में अगर हमारे दुकान में कोई कस्टमर आता है, उसके एक विजिट में कितना प्रॉफिट हम ले पाते हैं। देखने में सुनने में लगता है सर ये क्या है, कैसे है? देखिए पता है, अगर हम प्रॉफिट पर स्टोर सोचते हैं तो कैसे सोचेंगे? लखीमपुर को लेट से हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक इस तरफ जहाँ पर काशी नगर है, ठीक है, एक दुकान यहाँ रख दी, एक दुकान उस तरफ जहाँ थरमनगंज है ICICI बैंक के पास, एक उस तरफ पुलिया के पार, ऐसे 4 पार्ट में डाल दिया। और 4 अगर दुकानें हैं लखीमपुर में तो अच्छा प्रॉफिट आएगा हर स्टोर पे। लेकिन अगर 4 का 5 स्टोर कर दिया एक ही जगह पे, लेट्स से काशी नगर में 2 दुकानें खोल दी, तो दोनों दुकानों का प्रॉफिट कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, तो इसलिए अगर प्रॉफिट बढ़ाना है हर स्टोर का तो आपको खोज खोज के दूर दूर में आपको दुकानें खोलनी पड़ेंगी। लेकिन वॉलग्रीन्स ने पता है क्या किया? दुकानों की भरमार लगा दी। एक ही किलोमीटर की रेंज में, 1.5 किलोमीटर की रेंज में 9 दुकानें खोल रखी थी उन्होंने। और एक और चीज किया था, दुकानें बजाय बीच में खोलने के कोनों कोनों में खोल दिया था। उन्होंने ये भी देखा था कि कस्टमर विजिट कैसे हम बढ़ा सकते हैं, बिकॉज जब कोने में दुकान रहेगी तो कस्टमर्स ज़्यादा आसानी से आ पाएंगे। और भी चीज़ें खुद की थी उन्होंने अपने दुकानों में ना, आज की नहीं, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, 25-30 साल पहले की बात है। फोटोग्राफ्स की दुकान खोल दी थी, बीच में ही कस्टमर आए वहाँ पर अपनी फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। हर एक बार अगर कोई कस्टमर विजिट करता था उनकी दुकान में तो उन्होंने ढेर सारी चीज़ें इकट्ठी कर रखी थी। तो आदमी आता था दवाई खरीदने के लिए, जाता था और 2-4 चीज़ खरीद करके। तो उनको ये जब मालूम पड़ा ना कि हमको ज़्यादा पर स्टोर पे नहीं देखना है, हमको देखना है कि पर विजिट कस्टमर से हम कैसे कमा सकते हैं। इसको बोलते हैं, आप जब ध्यान से देखेंगे तब आपका इकोनॉमिक डिनोमिनेटर कुछ और ही होगा। और वहीं पर उसकी कंपैरिजन कंपनी कौन सी थी? एकर्ट। एकर्ट ने सोचा पर स्टोर हमको ढेर सारा कमाना है, तो उसने क्या किया पता है? करोड़ों रुपए के जहाँ जहाँ उसको दिखाई दिया, कोई भी दुकान बिकती थी, कोई भी दवाई की दुकान बिकती थी, वो दुकान खरीद लेते थे। वो सोचते चलो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो ही रहा है, खरीद लेते हैं। कोई पीछे थीम नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, कोई प्लान नहीं था। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप सब लोग, कोई शेव करता है यहाँ पे? मैं तो करता हूँ, आप भी करते हैं, आप भी कभी कभी कर ही लेते हैं। कौन सा रेजर यूज़ करते हैं? मैं तो जिलेट यूज़ करता हूँ, आप भी जिलेट यूज़ करते हैं। हमारा मैक 3, अरे जिलेट मैक 3 वाले हैं यार, महंगा से आता है। और जिलेट का जो भी रेज़र यूज़ करता है वो जिलेट का ब्लेड भी यूज़ करता है भाई, बिना रेज़र उसमें कभी कभी चेंज नहीं करते उसका ब्लेड, अगर पुराना होकर नया लगाते हैं। लेकिन ये प्लान्ड है। जिलेट ने अपना इकोनॉमिक डिनोमिनेटर पता है क्या बनाया है? नॉर्मली जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, जिलेट जैसी कंपनीज, वो प्रोडक्ट बनाती हैं, फैक्ट्रीज बनाती हैं। फैक्ट्रीज में से ये प्रोडक्ट निकल के जाते हैं और ये प्रोडक्ट फिर जो मार्केटिंग वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले कंपनीज हैं वो खरीद लेती हैं। ठीक, तो ये लोग नॉर्मली चेक करते हैं अपना इकोनॉमिक डिनोमिनेटर प्रॉफिट पर डिवीजन, कि एक डिवीजन जो हमारी एक फैक्ट्री है उसमें से कितनी प्रॉफिट आ रही है। लेकिन जिलेट ने पूरी तरह से बदल दिया अपना नियम। उसने चेंज करके अपना इकोनॉमिक डिनोमिनेटर बनाया प्रॉफिट पर कस्टमर। मैक 3 अगर आपने रेज़र खरीदा है तो 150 या 200 रुपये का आता है ना उसका रेज़र।
200-300 रुपये का रेज़र आता है शायद, हाँ एक रेज़र है 100-200 रुपये ऐसा आता है, और उसका ब्लेड आता है करीब 30-40 रुपये का एक ब्लेड आता है खाली ब्लेड से, लाइफ टाइम। उसके लिए हर कस्टमर से उसको वैल्यू देखना होता है, इसलिए वो ये नहीं देखता कि वो ये चेक नहीं करता। उसके लिए इकोनॉमिक चेक करने का क्राइटेरिया क्या है कि मेरे पास कितने कस्टमर हैं और हर कस्टमर से मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, यही उसको चेक करना होता है। इसीलिए उसने क्या किया, गरीब पॉपुलेशन के लिए, जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए उन्होंने सिंपल जिलेट वो नहीं आता है पेस्ट्रो यूज़ एंड थ्रो वाला, मैं वो यूज़ करता हूँ, 14-15 रुपये का आता है, 10-15-20 बार यूज़ करता हूँ फिर फेंक देता हूँ। तो गरीब लोगों के लिए बनाया है, आप जैसे अमीरों के लिए बनाया है। इसमें जो भी जिलेट मैक फ्री यूज़ कर रहा है अमीर है, मेरे पिताजी भी यूज़ करते हैं, वो उसमें 3-3 ब्लेड होते हैं। तो लेकिन ये स्ट्रैटेजी के साथ बनाया है। वैसे तो भाई सबके लिए सिंपल सा एक ब्लेड काम कर सकता है, अच्छे देखिए एक या दो ब्लेड वाले, या 2 ब्लेड हो एक ब्लेड हो, सबके लिए यूज। लेकिन जिलेट ने देखा कि मुझे हर कस्टमर से खरीदना है, हर कस्टमर से ज़्यादा कमाना है, उसको अपने फैक्ट्रीज की क्या प्रॉफिट है वो नहीं चेक करना था, उसको देखना था हर कस्टमर से मैं कितना कमा रहा हूँ। इसलिए उसने क्या किया, उसी प्लास्टिक को, उसी ब्लेड को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करके एक जगह पर 300 रुपये का बेचा, एक जगह पर 25 रुपये का बेचा। सेम चीज को यार प्लास्टिक तो वही है, आप बोल रहे हैं सेम चीज़, नहीं बिल्कुल सेम नहीं है। जब आप देखेंगे ना मेरा वाला ब्लेड देखेंगे जो 14-15-20 रुपये का होता है, एक के साथ 2 फ्री होता है, 2 के साथ 1 फ्री होता है। आप वाला बहुत महंगा होता है, उसके कलर बहुत अच्छे होते हैं, उसको पकड़ने के लिए ग्रिप बड़ी अच्छी होती है, उसके अंदर में शेड्स बड़े अच्छे होते हैं, उसमें ब्लेड 3 तरह के होते हैं, ऊपर ब्लेड के ऊपर जेल होते हैं, ये सब चीज़ें लगाई हैं ऊपर से। लेकिन क्या जब प्लास्टिक और लोहा काउंट करेंगे दोनों में बहुत फ़र्क होगा। जब एक लोहार जब आप कचरे वाले के पास जाएंगे और मैं अपना कूड़ा बेचूंगा, मतलब आपका जिलेट मार्क 3 और मेरा पेस्ट्रो, इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे, मान लीजिए 1 किलो आपका कचरा 1 किलो मेरा कचरा, तो कचरे वाला आप वाले के कचरे को ज़्यादा पैसा देगा, क्योंकि एक्चुअल कीमत जो प्लास्टिक की और लोहे की है वो तो उतनी है। जिलेट ने उस चीज़ को ट्रांसफॉर्म किया है एक ब्लेड में, खूबसूरत ब्लेड में, सोफिस्टिकेटेड ब्लेड में, अपने खास कस्टमर्स के लिए, और बेचारे नॉर्मल कस्टमर्स के लिए जो बहुत अमीर नहीं है उनके लिए सिंपल ब्लेड बनाया है। लोहा और प्लास्टिक तो उतना ही है, टेक्नोलॉजी पर काम किया उन्होंने, लेकिन उनका इकोनॉमिक डिनोमिनेटर क्या है, कैसे उन्होंने इतना ढेर सारा प्रॉफिट कमाया। मार्केट में आज कोई और कंपनी जिलेट के कंपैरिजन में है ही नहीं। विल्किंसंस का नाम सुना है, 7 o'clock नाम सुना है, लेकिन जिलेट के सामने वो सब कोई यूज़ नहीं करता। पतले पतले बेचारे विल्किंसंस वो ब्लेड बनाते हैं जो हम लोग खाली पेंसिल छीलने के काम यूज़ करते थे, अब तो वो भी नहीं यूज़ करते हैं लोग। क्यों? बिकॉज विल्किंसंस, 7 o'clock, जो कोई भी और कंपनी, वो लोग अपने फैक्ट्री में से चेक करते हैं कि हमारी पर फैक्ट्री में से प्रॉफिट कितना आ रहा है, लेकिन जिलेट क्या कैलकुलेट करता है, पर कस्टमर मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है। इसलिए आपको अपना इकोनॉमिक डिनोमिनेटर बहुत बारीकी से खोजना पड़ेगा, है नहीं, किताबों में नहीं मिलेगा आपको, एमबीए की किताब में नहीं मिलेगा। मुझसे कोई पूछ रहा था सर एमबीए करना बहुत ज़रूरी है, एमबीए कर लो चाहे मत करो, लेकिन तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा किस चीज़ को करके मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगा, क्या चीज़ है जो मेरा इकोनॉमिक डिनोमिनेटर है। मैं एक आध कंपनी की और बताता हूँ। वॉरेन बफेट को जानते हैं सब लोग जानते हैं। वॉरेन दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे लंबे समय तक के लिए, बिल गेट्स से पहले, और बिल गेट्स का बहुत अच्छा दोस्त। वॉरेन बफेट बैंक के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करते थे, बैंकों पर वो पैसा नहीं लगाते थे, खास तौर से डी रेगुलेशन के बाद। किसके बाद? डी रेगुलेशन। डी रेगुलेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। डी रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट ने एक नियम पालित किया आज से कुछ साल पहले कि जो पब्लिक का पैसा बैंकों में रखा हुआ है, पहले सब कुछ रेगुलेटेड था, वो कोई टच नहीं करेगा, बैंक वाले टच नहीं करेंगे। जब डी रेगुलेशन हो गया, गवर्नमेंट ने पॉलिसी लागू कर दी डी रेगुलेशन की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पब्लिक का पैसा आपके पास बैंक में रखा है, अगर आप पब्लिक से परमिशन निकाल लेते हैं तो आप उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं मतलब घाटा हो तो आपका और आपके कस्टमर का, फ़ायदा हो तो आपका और आपके कस्टमर का। एक तरह से उन्होंने आपके बैंक में जो आपका पैसा रखा हुआ है उसमें आपकी ही परमिशन से चुराना शुरू कर दिया। सिंपल। तभी तो आपके पास बैंक वाले आते हैं, बोलते सर हमारे पास बहुत अच्छी स्कीम है म्यूचुअल फंड की, उसमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो बहुत पैसे कमाएंगे। आप लगाते हैं, कभी कभी ख़त्म हो जाता है, तो वो बोलते हैं सर क्या कर सकते हैं, अब मार्केट रिस्क एंड। पहले ऐसा नहीं था, पहले गवर्नमेंट बोलती थी कि पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने हार्ड अर्न करके कमाया है, उसको छुओ मत, खास तौर से उन इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें तुम्हें पक्का नहीं है कि रिटर्न्स आएगा ही आएगा। स्पेशली स्टॉक मार्केट में तो कुछ पक्का नहीं था, इसलिए वॉरेन बफेट बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे बैंक पे, खास तौर से डी रेगुलेशन के बाद।
लेकिन एक कंपनी थी, एक बैंक था जिसके ऊपर वॉरेन बफेट को बहुत भरोसा था। उन्होंने उसमें $227 मिलियन, काफ़ी पैसा होता है, हज़ारों करोड़ रुपए, आज से 40-50 साल पहले लगाए थे। और पता है, ये लोग जब लोन देते थे, नॉर्मल जो बैंक्स होते हैं वो अपने लोन्स पर प्रॉफिट देखते हैं कि हमने कितने लोन बेचे, तो प्रॉफिट पर लोन, ये तो नॉर्मल बैंक्स करता था और नॉर्मल बैंक्स झेलते थे, बहुत से बैंकरप्टी हुए। लेकिन फैनी माई, जिसमें वॉरेन बफेट ने पैसा लगाया, वो प्रॉफिट पर लोन नहीं देखता था। उसने अपना क्या क्या खोजा, इकोनॉमिक डिनोमिनेटर कुछ और बना दिया। नॉर्मली बैंकों का इकोनॉमिक डिनोमिनेटर क्या था, प्रॉफिट पर लोन या प्रॉफिट पर मॉर्गेज बोलते हैं इसको। जैसे आपने अपना मकान दे दिया गिरवी कि हम 20 लाख रुपए लोन चाहते हैं, हमारा मकान 20 लाख का है, भले आपका मकान 20 लाख का ना हो। आपने बैंक से ले लिया पैसा, बाद में आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया। डिफ़ॉल्ट मतलब पैसे नहीं भरे वापस, तो बैंक को फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आपका घर ले लेगी बैंक, लेकिन वो घर की असली कीमत क्या है? क्या बैंक उसमें जाके रहेगी? उसके लिए तो लायबिलिटी है, क्योंकि उससे फ़ायदा तो होगा नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे लाखों कस्टमर्स ने डिफ़ॉल्ट किया है बैंकों के साथ, और इसीलिए ढेर सारे लाखों कस्टमर्स वाले बैंक, जिनकी करोड़ों अरबों रुपए की कीमत थी, बैंकरप्ट हो गए थे। और उनके बीच में फैनी माई ने मार्केट से 8-10 गुना ज़्यादा पैसे कमाए थे। उनका इकोनॉमिक डिनोमिनेटर क्या था? थोड़ा सा ट्वीक किया था, प्रॉफिट पर मॉर्गेज या प्रॉफिट पर लोन। इसके बजाय उन्होंने इसी में थोड़ा सा चेंज किया था। पता है क्या किया था? प्रॉफिट पर मॉर्गेज रिस्क, एक वर्ड ऐड किया उन्होंने। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ गया। उनके जो मैनेजर्स थे, उनके जो बैंक के लोन बेचने वाले थे, उन्होंने अब इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया कि जिसको हम लोन देंगे उसमें रिस्क की मात्रा कितनी है। अब थोड़ा देखिए, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपकी प्रमोशन या आपको जो वो मिलने वाला था, इंसेंटिव मिलना है, आपकी लेट से सैलरी 15,000 रुपये महीना है, और आपका जो मैनेजर है बोलता है अगर तुमने दिन में 10 लोन बेचे तो तुमको हम हर लोन पे तुमको 1,000 रुपये मिलेंगे। तो आदमी कितना लोन बेचेगा? ज़्यादा बेचेगा भाई। क्या वो ये चेक करना चाहेगा कि इसमें से कौन लोन वापस करेगा, कौन नहीं करेगा? क्यों करेगा भाई? क्योंकि अगर किसी आदमी का लोन उसमें नहीं खरीदा तो मेरे तो 1,000 रुपये गए। चाहे बैंक को पैसे आए चाहे ना आए, मुझे लोन बेचना है, और यही हुआ। लेकिन मान लीजिए मेरा बैंक बोलता है आशीष तुम लोन बेचो, लेकिन जितने रिस्क फ्री लोन बेचते हो तुम, उतना ही तुमको हम इंसेंटिव देंगे। तो मैं बताया क्या करूँगा, मैं उस आदमी से बोलूँगा ठीक है आपको लोन चाहिए, मैं लोन दूंगा, लेकिन मैं उसके कागज़ पत्र खोजूंगा कि आपकी वापस करने की हैसियत है कि नहीं। बोलेगा हाँ है, तो मैं उसको जा करके उसके ऑफिस में जाऊँगा, उसकी सैलरी देखूंगा, उसके अकाउंट देखूंगा, उसके घर में देखूंगा, उसके लोगों की और लोगों से पूछताछ करूँगा कि ये बंदे की मार्केट की वैल्यू क्या है, क्या ये वापस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। क्योंकि मुझे किस चीज़ पर इंसेंटिव मिल रहा है? लोन रिस्क पर बजाय लोन पर। जब इस तरह से ठोक बजा करके फैनी माई ने अपना इकोनॉमिक डिनोमिनेटर बनाया, इसी वजह से फैनी माई बैंकरप्ट नहीं हुई, जबकि बाकी सारे बैंक्स बैंकरप्ट हो गए थे, ऑलमोस्ट 50-60% बैंक्स। फैनी माई ने डीरेगुलेटेड फील्ड में, जहां पर गवर्नमेंट बोलती थी खुला जाओ, तुम्हारे पास जिन्होंने भी पैसे रखे हैं उसको यूज करो, खत्म करो, बैंकों में लगाओ और शेयर में लगाओ, प्रॉफिट हुआ तो तुम्हारा, लॉस हुआ तो तुम्हारा। लोगों ने खूब धड़ल्ले से सब कुछ किया। एक बहुत अच्छा इसके ऊपर वो बनाया, वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनी। पता है लोगों ने क्या किया? इस तरह से लोन ले करके लोगों ने मर्सिडीज़ें खरीदी, प्रोस्टिट्यूट्स को पैसे दिए, क्योंकि कौन करेगा, ऐसा हो गया था। लेकिन इन्होंने बाकी सारे बैंकों से लिए होंगे, फैनी माई से नहीं ले पाए होंगे। ये फ़ायदा होता है आप जब स्ट्रिक्ट तरीके से अपना इकोनॉमिक डिनोमिनेटर बनाओगे। मैंने अपना एक पर्सनल बना रखा है। पता है मैंने क्या गोल बनाया है? चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई मर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मेरा प्रॉफिट पर मंथ मैंने कैलकुलेट कर रखा है। मेरी सैलरी आती है और उस सैलरी में से मुझे 80% प्रॉफिट चाहिए हर महीने। इसलिए बहुत बार हमारे सेंटर पे और सब लोग मजाक भी करते हैं, सर आप इतने कंजूस मारवाड़ी क्यों हैं, आप इतनी बेकार सी गाड़ी क्यों चलाते हैं, वही टूटी फूटी मोटरसाइकिल क्यों चलाते रहते हैं। और मैं जब दुकान में जाता हूँ कोई भी सामान खरीदने के लिए, चाहे जूता हो चाहे शर्ट हो, आपको पता है ना सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या होता है?
बोलता हूँ मेरा 200 रुपये का बजट है, 200 रुपये मीटर का बजट है, इसमें कोई शर्ट बताएंगे आप? दुकानदार बोलता है आप कहाँ पर काम करते हैं? बोलता हूँ मैं चंदन में काम करता हूँ और मैं सबसे बेशर्म आदमी हूँ, और अगर 200 रुपये से ज़्यादा तुम कुछ दिखाओगे तो भूल जाओ। लखीमपुर में मैंने एक प्लॉट देखा मेन रोड पे, हाईवे पर, जो नहीं सबसे बड़ा हाईवे है, उस पर क्या रेट चल रहा होगा प्लॉट का? कुछ आइडिया आप लोगों को प्लॉट का? कोई आइडिया नहीं है। इस रोड पे जिस पे हम लोग अभी रहते हैं, इस पर चल रहा है 4 से 6 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। ठीक, उस पर मैंने प्लॉट देखा, उसका रेट चल रहा है 2 से 3 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। मैंने प्लॉट देखा, मैंने जैसे शर्ट खरीदता हूँ वैसे मैंने वहाँ पर भी अपना नियम कानून बता दिया। मैंने कहा भाई साहब मैं 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा का प्लॉट लूँगा ही नहीं। उसने मुझे 2 प्लॉट दिखाए, बहुत खूबसूरत प्लॉट्स हैं, आप देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, खूब सुंदर सुंदर पेड़ वेड़ हैं वहीं अजमानी के बगल में। तो बोलता है सर ये तो 2500 रुपये का है, 2500 रुपये का प्लॉट है, और एक प्लॉट आपका पड़ेगा कितने का? 3000 स्क्वायर फीट का। 1000 स्क्वायर फीट का होगा तो 25 लाख, 3000 स्क्वायर फीट का तो ऑलमोस्ट 75 लाख रुपीज़ का। मैंने कहा मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे बस का नहीं। फिर मैं चला आया, बोलता सर आपकी रेट क्या है? मैंने कहा 1500 रुपये। अभी पैसा मेरे पास नहीं था, अगर कोई देगा, पिताजी देंगे या कोई और देगा तो ले लेंगे। तो फिर 3-4 दिन तक तो बोलता है सर नहीं बहुत महंगा मार्केट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। फिर उसके बाद अभी आया था 1 घंटे पहले, मुझसे बोलता है अच्छा सर 1700 मिलेंगे आप? मैंने कहा 1700 कहाँ, मैंने तो 2500 बोला, 1500 रुपये बोला है। मेरे पास कागज़ पड़े हैं, तुम्हारे कागज़ ले जाना। तो ठीक है सर पार्टी से आप आमने सामने बात कर लीजिएगा। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है यार पार्टी के सामने आमने सामने बात करने का। मेरा इकोनॉमिक डिनोमिनेटर क्या है? हर महीने की 80% सैलरी फिक्स्ड मेरे पास है ही नहीं। मैं तो आंख ही बंद कर चुका हूँ। जितनी मुझे सैलरी मिलती है उसमें से खाली 20% ही सैलरी मैं पाता हूँ, बाकी मैं पाता ही नहीं हूँ। 80% नहीं है मेरे पास। आप पूछिए ही मत क्या करते हैं। मैं तो बैंक में डालकर लॉक करके उसको अंधेरे कुएं में डाल देता हूँ, जैसे हैरी पॉटर में नहीं था? हैरी पॉटर देखा है आपने? उसके माँ बाप मर गए तो सोना चांदी रख कर गए थे अपने बेटे के लिए। ऐसे में आंख बंद करके तिजोरी में ठूस देता हूँ ताकि मुझे है ही नहीं, मर जाऊँ, भिखारी मर जाऊँ, लेकिन मैं उसको देखूंगा नहीं। ये मेरा इकोनॉमिक डिनोमिनेटर है। क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को बड़ा बनाना है। मुझे जिलेट, फेनीमाई, ये पता है कंपनीज क्या थी? फेनीमाई ने और एबट जैसी कंपनीज ने या वॉलग्रीन्स ने पता है किसको किसको मार्केट में बीट किया है? जीई, कोको कोला, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज को मार्केट में पछाड़ा है। अपनी वॉलग्रीन्स ने, जिलेट ने, इन कंपनीज ने, जिलेट ने भी पछाड़ा है। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हैं अपने इकोनॉमिक डिनोमिनेटर के लिए, तब आप मार्केट में बहुत लंबा खेल नहीं खेल सकते। तो ऐसे ही है जैसे आप बोलते हैं अरे सर पेट्रोल डीजल मीटर हमको वो नहीं चाहिए, वो डीजल मीटर फ्यूल मीटर नहीं चाहिए सर, क्योंकि हमको फट से कम हो जाता है उसमें, हमको पसंद नहीं आता। फ्यूल बड़ा बेकार है ना, देखो पेट्रोल खर्च से कम हो जाता है, मज़ा नहीं आता बाइक चलाने में। सर हटा ही दीजिए उसको। नॉर्मल लोग अपने घर को ऐसे चलाते हैं जैसे कोई मोटरसाइकिल चलाए बिना फ्यूल मीटर के। फिर उनकी लाइफ कैसे चलती है? धक्का प्लेट चलती है। भाई फ्यूल खत्म हो जाएगा तो धक्का ही तो मारेंगे। पहली बार जब मैंने कार चलानी सीखी थी, पता है मैंने क्या किया था? कार चालू की, पापा से पूछा नहीं, चुपके से कार लेके गया। सेकेंड हैंड मारुति थी वडाला स्टेशन पे, और वहाँ जाते ही घट करके बंद पड़ गई। चालू कर रहा हो ही नहीं रहा। 4-5 लोगों को बोला भाई साहब धक्का मारो, कुछ धक्का मारा, फिर कुछ नहीं हुआ बहुत देर तक। तब मैं एक वो ले आया, उसको एक मैकेनिक को बुला के लाया। 100 रुपये उसने आने का लिया। उसने चेक चुक किया, बोलता है बेवकूफ़ आदमी हो क्या? मैंने कहा क्या? बोला पेट्रोल खत्म है इसमें। तो मैंने देखा ही नहीं उसमें फ्यूल मीटर, वो ई के नीचे था। इकोनॉमिक डिनोमिनेटर मतलब आपका फ्यूल मीटर। आपको अपना खोजना पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प करूंगा जब हम लोग कोई बिजनेस करेंगे, जो हमको इसको प्रॉफिट पर एक्स भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।